हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ IITian थिंकिंग। तो आज हम सॉल्यूशन चैप्टर के टॉप सुपर 45 क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। आप इन क्वेश्चन को करते हो तो आपको और कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब है कि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूरा चैप्टर, पूरा एक्सेप्शन, सारे कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही एनालिसिस के बाद सेलेक्ट किए जाते हैं। अगर आप नीट 2026 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो हम उसको टारगेट करके बनाए हैं। और अगर आप हमको फॉलो करते हो तो यकीन मानो जो क्वेश्चन हम कराए हैं क्वेश्चन वहीं से आएगा। और नीट 2025 के लिए हमने ऑलरेडी ये प्रूफ कर दिया है, जो कि हम अभी आपको प्रूफ भी दिखाएंगे। तो अगर आप अभी नहीं जुड़ चुके हो तो हमसे जुड़ जाओ, ठीक है। लिंक टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप सब डिस्क्रिप्शन में है। बाकी मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन पेपर आपको एक दिन सॉल्यूशन से पहले आपको जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा है, टेलीग्राम में जुड़ा है, ये क्वेश्चन पेपर शेयर किया जाता है। आप पहले खुद से ट्राई करते हो और फिर हम डिटेल सॉल्यूशन देते हैं। और सॉल्यूशन ऐसा होगा ना कि आपका थोड़ा भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, है ना। मतलब हम पूरा डिटेल में कवर करते हैं, जो भी इर्द गिर्द क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं सब अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक। तो ये ऑलमोस्ट 11th के सारे चैप्टर हो गए हैं। ये हमारा सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट हो गया। ये आप प्रूफ देख लो नीट 2025 का। ये कोई भी पैसा नहीं लिया था कि मैं आपको प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, बस इसलिए कर रहा हूँ कि आप सही जगह आए हो। और जो भी बच्चे सच में मेहनत करते हैं उनका मेहनत बेकार ना जाए। आप देख लो, सारे नीट 2025 का पेपर है जो हमने विदिन 2 महीने क्वेश्चन कराए थे। आप क्वेश्चन वही है, आप देख लो, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते। तो पहला क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ो। बोला है कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज। तो देखो, जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होता है, मैं थिकनेस थोड़ा कम कर लूँ। जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP बोलते हैं। उसका सिंपल फॉर्मूला होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, या आप इसी को ऐसे लिखते हो, अगर सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोल्स ऑफ क्या हो जाता है? सॉल्वेंट हो जाता है। जब सॉल्यूशन आपके पास वेरी डाइल्यूट हो तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम ये लिख लेते हैं, है ना, इफ़ वेरी डाइल्यूट कंडीशन लिया जाए तो और इसी को हम और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? मोल को लिखते हैं वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। बी, देखो ए क्या होगा? सॉल्वेंट होगा, हम पूरे सॉल्यूशन चैप्टर में यही एज्यूम करते हैं। और बी क्या होगा? सॉल्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास हम लिख लेंगे MA और क्या हो जाएगा यहाँ पे WA हो जाएगा, ठीक। तो यह एक फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। मैं इसको बॉक्स में लिख देता हूँ। एक बारीक चीज़ और आपको मैं बताना चाहता हूँ, अब क्वेश्चन आ ही गया है तो देखो, जो P0 माइनस P होता है, P सॉल्यूशन ले लो आप चाहे तो, वो क्या होता है? इसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये बहुत ही बारीक बात है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और जो पूरा होता है P0A माइनस PS डिवाइड बाई PA, ये क्या होता है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP बोलते हैं। तो ये भी आप बारीकी याद रख लो। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा था द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो एक चीज़ आपको बता दूं कि मोलैलिटी क्या होता है। तो जो मोलैलिटी होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है इसको लिख लो, स्मॉल m से लिखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिन मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट, सिंपल, ठीक है। तो हमें पता है जब मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, मतलब B अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। और इसको हम थोड़ा सा रिप्रेजेंट करके लिखेंगे तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB और मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है? M
मास ऑफ सॉल्वेंट WA आप लिख लो, WA, लेकिन ये क्या होना चाहिए, kg में होना चाहिए। चलो अब हम फार्मूला से ही बनाते हैं। तो हमने ऊपर जो लिखा था फार्मूला P0A माइनस PS अपॉन P0A इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आपको गिवन था NB अपॉन NA, तो मतलब NB अपॉन NA वही लिख रहे हैं, WB अपॉन MB, और यहाँ पे MA अपॉन WA है ना, क्योंकि NB अपॉन NA को हम अरे भाई ये है NB अपॉन NA था, तो यही तो हमने लिखा है, कुछ अलग थोड़ी लिखा है। अब देखो हमें मोलैलिटी में कन्वर्ट करना है। आपको रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर दे रखा है, कितना दे रखा है, 0. ये वैल्यू दे रखा है 0.0125, और हमें क्या करना है, मोलैलिटी के टर्म्स में चेंज करना है। तो मोलैलिटी हमें सबसे पहले मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखना है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट सही है, लेकिन सॉल्वेंट के केस में क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखना। देखो EMA क्या है, मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर। सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट का मॉलिकुलर मास, सॉल्वेंट है H2O, तो H2O का जो अपने पास मास हो जाएगा, मॉलिकुलर मास 18 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 18। और WA क्या है, WA अपने पास वेट ऑफ सॉल्वेंट है, इन kg लेना है, तो डिवाइड बाई 1000 कर दो। अब ये किस में हो गया, kg में हो गया। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे 0.125, और एक फार्मूला ही बना देते हैं। तो अपने पास ये आप ऐसे लिख लो, ये मोल्स वेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूट मतलब NB ऑफ, और ये क्या हो जाएगा 18 और यहाँ पे डिवाइड बाई 1000, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड बाई WA, सीधी बात है WA हो जाएगा। तो ये आपके पास फार्मूला बन के आया, चाहे तो आप फार्मूला भी बना सकते। तो यहाँ से आप चाहे तो 18 को मल्टीप्लाई करके लिख लो, 125 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और ये पूरे टर्म्स को क्या हो जाएगा मोल्स और ये मॉलिकुलर मास ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो यही तो होता है मोलैलिटी, भाई यही तो हो गया मोलैलिटी। तो इसी को हम बोल देते हैं मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो ये अपने पास यहाँ से निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मोलैलिटी इक्वल टू, आप सॉल्व कर लो, तो 0.0125 डिवाइड बाई 18। तो ये अपने पास आ गया मोलैलिटी इक्वल टू 0. लगभग फर्स्ट ऑप्शन 69 आएगा, लेकिन 70 अप्रॉक्स। तो ये हो गया मोलैलिटी, ये आंसर है भाई। तो बेहतरीन क्वेश्चन था, आप इसको याद रखना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ एक फार्मूला भी अपने साथ बना सकते हो, नेक्स्ट टाइम के लिए इतना नहीं करने की ज़रूरत है। क्या आपको बना लेना ऐसे, P0 माइनस PS डिवाइड बाई क्या हो जाएगा P0A इज इक्वल टू, आप इसको लिख लो M इंटू 18, M इंटू क्या है 18, M क्या है मोलैलिटी, सीधी बात। तो इसका आप डायरेक्ट ही यूज करके बता सकते हैं आंसर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल रहा भाई अपने पास ये, टू लिक्विड, ठीक है, टू लिक्विड A एंड B फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म, तो जब दो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, तो देखो आइडियल की कंडीशन में क्या होती है मैं बता दूं। आइडियल सॉल्यूशन होने की कंडीशन क्या है, आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करें, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करें, जहाँ पे डेल्टा H क्या हो 0 हो, चेंज इन वॉल्यूम जो होता है वो क्या हो 0 हो, और ऑलवेज चाहे आइडियल हो नॉन आइडियल हो, डेल्टा S ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, और डेल्टा G ऑलवेज लेस देन 0 होता है, कोई भी सॉल्यूशन हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, प्योर बेंजीन का आपको वेपर प्रेशर दे रखा है। तो देखो हम लिख लेते हैं प्योर P0B, B मतलब बेंजीन हो जाएगा, यहाँ पे B मतलब बेंजीन लिख रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम B लिखूँगा, कितना है
160 और पी नॉट टॉल्यून कितना गिवन है, पी नॉट टॉल्यून जो गिवन है टी लिखेंगे वो है आपके पास 60 टॉल। द मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यून इन वेपर फेज इन कॉन्टैक्ट विथ इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यून, मतलब इक्विमोलर आपको सॉल्यूशन दे रखा है, मोलर दैट मीन्स आप बोल सकते इक्विमोलर मीन्स क्या है कि आपके पास अगर एक मोल्स ऑफ बेंजीन अगर आप देखोगे, मोल्स ऑफ बेंजीन अगर आप देखोगे तो कितना है 1, तो मोल्स ऑफ आपके पास टॉल्यून भी कितना हो जाएगा, टॉल्यून भी अपने पास 1 हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन भी निकालो क्योंकि ज़रूरत ही पड़ता रहेगा, मोल फ्रैक्शन बेंजीन निकालोगे तो मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइड बाई टोटल मोल, टोटल है ना, तो ये कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ बेंजीन है 1 डिवाइड बाई टोटल, ये आ जाएगा 0.5। और हम शॉर्टकट लेंगे थोड़ा सा, अगर आपके पास मोल फ्रैक्शन एक का पता है तो हमें पता है मोल फ्रैक्शन का सम जो होता है एक इक्वल होता है, तो अगर आप अपन को पता है बेंजीन का एक का पता है दूसरे का निकालना है, तो हमें पता है यहाँ पे लिख लेते हैं, एक बेंजीन है वो और एक टॉल्यून है, तो हमें बेंजीन किसका निकाले, बेंजीन का निकालिए 0.5, तो टॉल्यून का कितना आ जाएगा 1x, टॉल्यून आ जाएगा 1 माइनस 0.5 जो कि आ जाएगा 0.5 आ गया। ठीक है, तो जैसे हमें मोल फ्रैक्शन पता चल गया, अब हम निकालेंगे, ध्यान से देखना, अब हम निकालेंगे बेंजीन का पी वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन निकालेंगे, क्या हो जाएगा, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन, तो प्योर आपको गिवन है कितना हो जाएगा, अगर बेंजीन का आप देखोगे तो एक 160 है और मोल फ्रैक्शन 0.5 निकालिए, टॉल्यून का आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्यून मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यून, तो हो जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, तो इसको आप मल्टीप्लाई करके लिखो, ये ऑलमोस्ट 80 टॉर हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 30 टॉर आ जाएगा। अब ये निकाल लिया, और एक चीज़ हमेशा याद रख लो, जो पी टोटल होता है, पी टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, पी नॉट ए, बेंजीन है तो आप बेंजीन लिख लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन लिख लो प्लस, ठीक है, और देखो यहाँ पे बेंजीन लिखा और हमने टॉल्यून, बेंजीन का ही होगा ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यून ये लिख लो, ये टोटल हो गया। ठीक है, तो टोटल आप कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा 80 प्लस 30, ज़रूरत पड़ेगा इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 110 टॉर हो जाएगा। अब हमें मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज का फॉर्मूला क्या होता है हम आपको बताते हैं, जब भी आपको कभी निकालना हो वेपर प्रेशर, क्या पूछा है एक बार सवाल देखते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, ध्यान से देखना, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, तो देखो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, वेपर फेज, तो सीधे सीधे आप लिख सकते हैं यहाँ पे फार्मूला जो बन जाएगा वो बेंजीन का वेपर प्रेशर डिवाइड बाई पी टोटल। अगर आपसे टॉल्यून का पूछा है सिमिलर इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यून इन वेपर फेज, तो क्या हो जाएगा, टॉल्यून का पी टी डिवाइड बाई पी टोटल, ये टोटल है पी टोटल, तो अपने पास ये टॉल्यून है ना, तो अपने पास ये कितना हो जाएगा, टॉल्यून का आप निकाला था 30 और डिवाइड बाई पी टोटल आपने निकाला है 110, तो ये अपने पास आ जाएगा लगभग 0.2 से ये आंसर हो जाएगा। तो ये आपको बहुत सारी चीज़ों एक ही क्वेश्चन में कवर हो गया, तो ये चीज़ें याद रख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके पास ये, तो देखो इसमें ध्यान से समझना कि फॉर एन एक्वा सॉल्यूशन फ्रीजिंग पॉइंट इज़ इतना, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वा सॉल्यूशन -0.186 डिग्री सेल्सियस गिवन है, और हमें पता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो डेल्टा TF होता है वो क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हम लिखते हैं माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है,
तो सॉल्वेंट वाटर कितने डिग्री पे फ्रीज करता है, बर्फ़ कितने डिग्री बनता है, और इसी का आगे हम लिखते हैं IKF इंटू मोलैलिटी। अच्छा, अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो I की वैल्यू 1 होती है, नहीं मेंशन है तो भी 1 लेना फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और अगर मेंशन नहीं है तो हमेशा नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, और ये दे रखा है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -0.186, तो ये आ जाएगा अपने पास +086 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें जो केल्विन और डिग्री सेल्सियस होता है चेंज निकालते हो तो सेम ही होता है, आप कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप चाहे केल्विन लिख लो और चाहे डिग्री सेल्सियस लिख लो, बात एक ही होती है इसमें, ठीक है। चेंज इतना ही आएगा। तो अब देखो, हमें एक चीज़ और पता है, डेल्टा TF = KF × M होता है, यही है। हम ऊपर से नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, कुछ मेंशन नहीं है, तो हम क्या लिख लेते हैं, KF × M लिख लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, और सिमिलरली हम डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो 1 लिख के KB × M लिख लो, ठीक है। KF क्या है, कांस्टेंट होता है, डिप्रेशन कांस्टेंट, और KB क्या है, एलिवेशन कांस्टेंट या यूग्लियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। तो यहाँ पे आप इसको 1 और 2 को डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TF अपॉन डेल्टा TB, और ये हो जाएगा KF अपॉन KB हो जाएगा। डेल्टा TF 0.186 है, और डेल्टा TB आपके पास नहीं पता, KF की वैल्यू 1.86 होता है, 0.52 KB की वैल्यू ये दे रखा है। डेल्टा TB अपने पास निकल के आ जाएगा, सॉल्व कर लो, 0.052 केल्विन आ जाएगा। तो आपके पास ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, किसी को सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ना है तो हमारा एक सीरीज़ चलता है क्लासिक 1 शॉट। तो क्लासिक 1 शॉट क्या है, कहने नाम के क्लासिक 1 शॉट है, लेकिन इसमें चैप्टर को हम इस लेवल से कवर कर देते हैं कि आपको दोबारा से 95% केस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सारे वैरायटी सवाल, सारे कॉन्सेप्ट, और वो भी आसानी तरीक़ों से कवर किए हैं। तो क्लासिक 1 शॉट में हर चैप्टर ऑलमोस्ट कवर है। तो आप देखना चाहते हैं नीट, JEE ना, एडवांस के लिए तो हमने अभी टारगेट नहीं किया, नीट JEE स्पेसिफिकली है, ठीक है। और नीट वाले तो पूरा क्वेश्चन ही कर पाएंगे, एकदम मैचिंग हो जाएगा, तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमने करा रखा है चैप्टर, ऐसे सारे चैप्टर करा रखे हैं, आप देख लो। हाँ, PDF वगैरह चाहिए तो आपको मैं बता दूं, आप लिंक है, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, फिर आपको वहाँ पे हम बता देंगे, PDF मिल जाएगा। या हम वेबसाइट भी बनवा रहे हैं ऐप, तो उसमें भी PDF आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, और एक ही जगह पे मुझे 10 किताबों को ऐड करना होता है, तो मैं करता हूँ। मेरा मोटिव यही है कि आपको एक जगह एक बार पढ़ने के बाद दोबारा कहीं पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, तो इसलिए सारी चीज़ें, सारे वैरायटी हम कवर कर देते हैं। पर फिर भी अपन कुछ भगवान तो है नहीं, और बनना भी नहीं चाहते, हम भगवान के दास ही रहना चाहते हैं। तो क्या है कि और बन भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो बस ये कहना है आपको कि आप हमको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करोगे। और ये सारे चैप्टर के चल रहे हैं PDF, सुपर 45 चल रहा है, आप उसको भी देख सकते। देखो, सुपर 45 हाइड्रोकार्बन का जैसे हमने कराया, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर के ऑलमोस्ट हमने हाइड्रोकार्बन के आप देखो, और क्वेश्चन ऐसे है ना, क्या क्लासिक लेवल क्वेश्चन है, आप इन सबको देख सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। और हमारा वेबसाइट भी बन रहा है, ऐप भी बन रहा है, तो उसमें सब कुछ मिलने वाला है आपको। तो देखो, जैसे ये सवाल है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर जब भी आपको वांट ऑफ फैक्टर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, याद रख लो। आपको जो भी वैल्यू गिवन है, मतलब सबस्ट्रेट गिवन है, कंपाउंड गिवन है, उसको आप ब्रेक करके लिखो। कैसे ब्रेक करोगे, यहाँ पे आपके पास जो n होता है वो आप पावर में लिखते हो, और जो ये होता है यहाँ पे लिखा जाता है, उसको हम आगे कर साइड लिख देते हैं। प्लस सिमिलरली y पे आप क्या लिखोगे, m माइनस, और n को आप आगे लिखोगे। ये स्मॉल था तो स्मॉल ही करके आप लिख लो, ठीक है। अब देखो, इनिशियली ये कितना होता है, इनिशियली हमारे पास ये 1 है, ये जितना स्टॉइकियोमेट्री उसी को मान लो, प्रोडक्ट तो बना नहीं होगा, ये होगा 0 0।
कुछ ये टाइम 0 पे बात हो रही है, कुछ समय बाद हम मान लेते हैं कितना कम हो गया, अल्फ़ा कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना बने, ये जो कम हुआ है वही यहाँ पे फॉर्म होता है, ये फॉर्म होगा अल्फ़ा, और यहाँ पे जो स्टोइकियोमेट्री है उसको मल्टीप्लाई करके ज़रूर लिखो n, ठीक है, ऐसे कर लेना। अब वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है कि ध्यान से देखना, वांट ऑफ फैक्टर जब निकालें पहले तो यहाँ पे टोटल निकाल लो, ये जो टोटल ये वैल्यू है n, ये टोटल मोल आप निकाल लो, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा यम, और क्या हो जाएगा अल्फ़ा n हो जाएगा। वांट ऑफ फैक्टर जो होता है वो होता है, आई से लिखते टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन, डिवाइड बाई टोटल मोल बिफोर डिसोसिएशन, टोटल मोल बिफोर डिसोसिएशन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा एम प्लस अल्फ़ा एन, और बिफोर डिसोसिएशन कितना मोल था यहाँ पे देखो 1 था, तो बिफोर डिसोसिएशन 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू निकल आएगी, तो हम इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा आई, और यहाँ पे जो अल्फ़ा वाले साइड है उसको हम एक साइड कर लो 1, और यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं, देखो एक तो आपके पास यही होगा 1 माइनस अल्फ़ा, और ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा कॉमन कर लो तो m प्लस n हो जाएगा, और हम अल्फ़ा निकालेंगे, फिर से अल्फ़ा हम कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे 1 को आप उधर ले जाओ, 1 को आप इधर ले जाओ, और i माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा को कॉमन कर लेंगे तो m प्लस n माइनस 1, तो यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा i माइनस 1 अपॉन m प्लस n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा अपने, ये तो ऑप्शन फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है। और हम क्या करेंगे, अगर मान लो हम अल्फ़ा को इसको अभी हमने 1 को ट्रांसफ़र किया, अब हम क्या करेंगे इसको ट्रांसफ़र कर, मतलब इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो अपने पास ये वाला भी आ जाएगा, तो कहने का मतलब ऑल ऑफ दीज करेक्ट है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अभी मैं आपको एक अल्टीमेट फार्मूला दे देता हूँ जो आपको यूज़ करना है। अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, ठीक है, यही यूज करना है। ये डिसोसिएशन का है, डायरेक्टली यूज करना है, ये सब आपको मैंने समझाया। और एसोसिएशन है, एसोसिएशन बोलता है तो अल्फ़ा इक्वल टू i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, ठीक है, आप ये यूज कर लेना, सिंपल। और याद रखना यन क्या होता है, जैसे ये टूटने के बाद कितने आयंस है, जैसे मान लो KCl है, ये ब्रेक हुआ तो K प्लस Cl माइनस है, तो एक और एक कितने हैं 2, तो n क्या हो जाएगा 2, तो आप डायरेक्टली फार्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो देखते हैं। और नीट वाले भाई अगर फिर से आप सीरियस हो, हाँ कोई पर्सनली मुझसे पढ़ना चाहता है ऑनलाइन तो वो भी पढ़ सकता है। हाँ अगर आप लगभग 30-40 लोग हो जाते हो, 20 भी हो जाते हो, तो मैं ऑनलाइन कुछ चार्जेस लेके, लेस अमाउंट लेके आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। अगर अपन मेहनत करेंगे तो कुछ तो एक्सपेक्ट करते हैं ना, पर हाँ आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा और चार्जेस ज़्यादा नहीं होंगे। तो आप पहले व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करो, फिर पर्सनली मुझे मैसेज करो 8091, या इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ पे मैसेज करना तो हम ग्रुप एक ज्वाइन कर लेंगे। नीट वाले भाई आपके लिए सुपर 45 चल रहा है, 15 गेस्ट पेपर आने वाला है। हमने एक चीज़ लॉन्च किया है विज़न 180, तो आई हाईली रिकमेंड आप इसको मत ज्वाइन करो अगर आपके 100+ स्कोर नहीं आ रहे, क्योंकि हम उन्हीं को दिला से हम झूठ नहीं बोलेंगे कि भाई ज्वाइन कर लो आप ये मिलेगा। आप 180 अगर टच करना चाहते हो, ठीक है, तो आप विजन 180 ज्वाइन करो। वो देखो टू बी ऑनेस्ट तो 2000 का फीस है उसमें, तो उसमें सीट लिमिटेड है, ऑलरेडी 25 लोग जुड़ चुके हैं, तो अभी आपके पास 25 और सीट है, आप चाहो तो बुक कर लो। लेकिन अगर आप ऐसा है कि पैसा की, हाँ मानता हूँ पैसे ज़्यादा हैं, कोई आप नहीं देना चाहता तो नो डाउट आप तब भी अच्छा कर सकते हो। मैं पहले से ये मैसेज किया हूँ कि यूट्यूब पे ऑलरेडी कंटेंट आता रहेगा, और ऑलरेडी जो अवेलेबल है, जैसे हमने स्ट्रेटजी बताया, आप उसको फॉलो करके आप 180 स्टिल ला सकते हो। लेकिन ये क्या है, इसमें क्या है एक्स्ट्रा मिलेगा, फिर कहोगे सर फिर दे ही क्यों रहे हो, तो मैं बता देता हूँ इसमें क्या होगा, और एडवांस लेवल वाले क्वालिटी कंटेंट क्वेश्चन होंगे, और है ना, इन केस
आपके और भी प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए। और ट्रिक होंगे जो कभी फेल नहीं होंगे। अब कोई कहेगा सर हमें ट्रिक नहीं मिल रहा है, फ्री में नहीं मिलेगा, मिला है भाई, प्ले लिस्ट है उसमें जाके देखो। और कोई पर्सनली अगर पढ़ना चाहता है, पर्सनली हम लाइव पढ़ाएंगे तो कुछ तो हम चार्जेस रखेंगे ना उसके लिए, तो उनके लिए। अदरवाइज अगर आप कंफर्टेबल हो यूट्यूब से करने में, डेफिनेटली पूरा कंटेंट अवेलेबल है, आप देख सकते हो। और उसमें गेस्ट पेपर मिलेगा और रोज़ टारगेट वगैरह मिलने वाला है, ठीक है। और वो आप मेंटरशिप एक ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर लो, 99 रुपीज़ का है ना। बॉबी सर हर संडे फ्री टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं, PDF वगैरह भी मिलेगा। तो आपको जो कंफर्ट लगे, जिसमें लगे आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलो, और पर्सनली कोई पढ़ना चाहता है तो वो भी हमें कर सकता है। तो आप मैं टेलीग्राम लिंक दे दूंगा और इंस्टाग्राम लिंक, आप वहाँ पे मैसेज कर लेना। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आप समझो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, ICRT, ठीक है। अब देखो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि ऑस्मोटिक प्रेशर जितने नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, है ना। मतलब जो ये पाई मत बोल देना, ऑस्मोटिक प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस, ठीक है, नंबर ऑफ आयंस। तो अपने पास क्या हो जाएगा, आपको नंबर ऑफ आयंस देखना है कहाँ पे ज़्यादा है। जैसे NaCl है तो आप इसको जब ब्रेक करोगे तो कितने आयंस मिलेंगे, Na+ और Cl-। आपके पास आयंस कितने हैं, 1 और 1 टोटल कितने हैं, 2 है। और BaCl2 है तो इसमें कितने आयंस मिलेंगे, आप ब्रेक करो, Ba2+ और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2Cl-। और यहाँ पे अपने पास N कितना हो जाएगा, 1 और ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। और जो सुक्रोस है, सुक्रोस तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो वहाँ पे ये अपने पास ब्रेक करोगे, यहाँ पे बेसिकली जो I होता है ना, I आप चेक करोगे सबसे ज़्यादा कहाँ पे आएगा। तो और ऐसे बोल सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो I कैसे निकल, I अल्फा इक्वल टू I-1/n-1। और अल्फ़ा आप 100% डिसोसिएट है, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू सबके केस में 1 ले लो। तो यहाँ पे आप I निकालोगे तो पहले केस में मान लो NaCl में निकालते हो तो I, और यहाँ पे NaCl में 2-1, तो यहाँ पे I बराबर क्या हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 2। तो हम ऐसे निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा जो आएगा, सुक्रोज केस में I की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जहाँ पे आएगा वो कहाँ पे आएगा, BaCl2 में आएगा, ठीक है, BaCl2 में आएगा। और फिर अपने पास NaCl में आएगा, फिर सुक्रोज में आएगा। तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप निकालते हैं। चलो आगे चेक करते हैं। नेक्स्ट देखो हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो आप एक चीज़ समझो, जो हेनरी कांस्टेंट होता है KH, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सॉल्युबिलिटी के, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सिंपल। तो ये तो आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद ही रखो। जो हेनरी फार्मूला होता है वो क्या होता है, KH हेनरी कांस्टेंट इनटू यहाँ पे क्या होता है, और आप यहाँ पे जो होता है एक्चुअल में सॉल्युबिलिटी। ये सॉल्युबिलिटी अगर आप मोल पर लीटर में लेते हो तो ये मोल पर लीटर KH इंटू यहाँ प्रेशर किस में आ जाएगा, ATM में आ जाएगा। तो एक जनरल इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ ऐसे। फिलहाल के लिए अपना सवाल था KH जितना ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतना कम होगा। तो आप देख लो, तो सबसे KH क्या पूछा है, लीस्ट सॉल्युबल पूछा है, मतलब KH की वैल्यू क्या हो जाएगा, KH का वैल्यू अगर मैक्सिमम होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, लीस्ट हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, लीस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो KH कहाँ पे मैक्सिमम गिवन है, KH आपको गिवन है वो यहाँ पे मैक्सिमम गिवन है। तो आर्गन की लीस्ट सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, आर्गन की, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, लीस्ट सॉल्युबल हो जाएगा बस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 10% ऑफ ग्लूकोज इन वाटर बाय मास। मीन्स अगर आपको कभी परसेंटेज लिखता है बाय मास लिखता है, इसका मतलब क्या हो गया, ग्लूकोज है तो इसका मतलब हो जाएगा 10 ग्राम ग्लूकोज होगा, 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो ये परसेंटेज वेट बाय वेट का एग्जाम्पल है, या बाय मास भी लिखते हैं इसको। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम लिखता है। तो अगर मान लो मैं लिखूँ 20%
ए परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, इसका मतलब हो गया 20 ग्राम ए इन 100 ml सॉल्यूशन। नीचे वॉल्यूम है तो ml सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे वॉल्यूम अगर लिखते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं लिख दूँ 30% HCl, इसका मतलब क्या हो जाएगा 30 ml HCl होगा इन, ये सॉल्यूशन है 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है। और जिसमें टेम्परेचर होता है, सॉरी जिसमें वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। जिस फार्मूले में वॉल्यूम हो उसमें टेम्परेचर डिपेंड करता है, ठीक है। ये भी चीज़ याद रख लेना। तो 10 ग्राम होगा ग्लूकोज इन 100 ग्राम सॉल्यूशन वाटर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपने पास सॉल्यूशन कंटेनिंग कंपोनेंट ए एंड बी फॉलो राउल्ट्स लॉ व्हेन। अगर कोई चीज़ राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है तो अपने पास जो ए बी, मान लो हमने एक सॉल्वेंट लिया ए, एक सॉल्यूट लिया बी, और आपके पास सॉल्यूशन बन गया क्या ए प्लस बी। तो इसमें ए के मॉलिक्यूल होंगे सॉल्वेंट, इसमें बी के मॉलिक्यूल होंगे, और ए के बीच में बॉन्ड भी होगा, इसमें बी के बीच में बॉन्ड होगा, और इसमें ए बी के बीच में बॉन्ड होगा सॉल्यूशन में, ठीक है। तो जो आइडियल केस होता है उसमें क्या होता है कि जो ए बी अट्रैक्टिव फोर्स होता है, वो इक्वल होता है ए एंड बी अट्रैक्टिव फोर्स के। ऑप्शन नंबर ये थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यही होता है आइडियल कंडीशन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहा है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। सबसे पहले ये समझो, अगर कोई भी चीज़ नेगेटिव डेविएशन शो कर रही है, अगर नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है तो डेफिनेटली वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। नेगेटिव सॉल्यूशन अगर डेविएशन है तो इसका कंडीशन क्या क्या हो जाएगा, मतलब डेल्टा एच तो क्या हो जाएगा लेस देन 0, डेल्टा वी भी क्या हो जाएगा लेस देन 0, और जो डेल्टा जी होता है वो ऑलवेज लेस देन 0, डेल्टा एच कोई भी सॉल्यूशन ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। अब नेगेटिव डेविएशन है, और नेगेटिव डेविएशन में जो पी टोटल हो जाएगा वो भी पी टोटल मतलब समझ रहे हो, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, वो भी लेस देन आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अगर ये लेस देन है, टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, टोटल नॉन आइडियल सॉल्यूशन किससे प्रिपेयर हो रहा है, शोइंग नेगेटिव डेविएशन, प्रिपेयर बाई 30 ml और 50 ml। तो टोटल जो वॉल्यूम है क्या हो जाएगा लेस देन 0 हो जाएगा। टोटल वॉल्यूम क्या है 50 प्लस 30, ठीक है। और वो कितना आ जाएगा अपने पास लेस देन, ध्यान से देखो, और लेस देन 0 आप क्यों बोलोगे, जो भी वॉल्यूम है उसे बोलो ना लेस देन। तो आपके पास 30 मतलब नेगेटिव है तो भाई टोटल जो गिवन है उससे लेस ही होगा, तो इसीलिए अपने पास ये कितना हो जाएगा लेस देन 80 हो जाएगा ml, सीधी बात है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर यही पॉजिटिव डेविएशन होता तो ग्रेटर हो जाता, ठीक है। अगर मैं पॉजिटिव डेविएशन बोलता तो क्या हो जाता, वो ग्रेटर हो जाता 80 ml से। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है ये, इफ़ द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, मतलब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अगर मैं बोलूँ डेल्टा टी बी जो है वो क्या हो जाएगा के बी इंटू मोलैलिटी, सिंपल सी बात है। मोलैलिटी मैं क्यों लिख रहा हूँ, यम होता है, कुछ गिवन नहीं है तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही मानना है, और मोलैलिटी आपको पता है। अब बोला है कि आपके पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, तो मतलब डेल्टा टी बी, और ये क्या हो जाएगा के बी, मोलैलिटी क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब नंबर ऑफ मोलैलिटी यही होता है ना, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो हम यहाँ पे 10 डिवाइड बाई क्या लिख लेंगे 100 लिख लेंगे, मॉलिक्यूलर मास गिवन है, और आपको मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 100 ग्राम सॉल्वेंट है, और उसको केजी में चेंज करने के लिए डिवाइड बाई 1000 कर देंगे, ये केजी में हो गया, ठीक है। तो अपने पास हम इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा तो कट्टम कुट्टम लग रहा है,
तो इसको एक बार थोड़ा अच्छे से कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के बी 10/100 और क्या हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई 100, ये हो जाएगा। तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल आउट कर लेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो जो डेल्टा टी बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, के बी के इक्वल हो जाएगा। तो ये अपने पास आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर कोई सा दिख रहा, आंसर हो जाएगा टी बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये सारे अच्छे क्वेश्चन है। आई होप आपको सीखने को बहुत कुछ मिल रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखो जब भी आपको बॉइलिंग पॉइंट पूछता है तो आप सोचो ये जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू एम, ऐसे समझो। मतलब हायर, सिंपल सी है, आप हायर क्या, आप यही याद रख लो, जितना ज़्यादा आपके पास आई इंटू एम की वैल्यू ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। अगर अपने पास हम KNO3 लेते हैं तो इसको ब्रेक करेंगे, क्या मिलेगा, K प्लस और हो जाएगा NO3 माइनस। तो यहाँ पे I इंटू एम निकालो। I आप कैसे निकालते हो, अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, I माइनस 1/n-1, और अल्फ़ा की वैल्यू 1 होता है। हमेशा 100% डिसोसिएशन ही मानना है, अगर मेंशन नहीं है तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 होता है। ठीक है, 100% डिसोशिएट। तो इस केस में आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2, 1 और 1 ये 2 है, मतलब I की वैल्यू आप पूरा ओवरऑल निकालोगे 2 ही आएगा। निकाल के देख लो, चाहे 1, 1 निकाल देता हूँ, I माइनस 1 और ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 1। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा 1, I माइनस 1 और यहाँ पे I की वैल्यू 2 आ जाएगा। तो यही है 2, तो I की वैल्यू 2 और मोलैरिटी आपके पास कितना गिवन है, 0.1, ये गिवन है 0.1 मोलर गिवन है, तो 0.1 हो जाएगा। सिमिलर निकालेंगे सुक्रोज के लिए, तो भाई सुक्रोज के लिए तो हमेशा आप लिख लो C12H22, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसके लिए हमेशा वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इसके लिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो I की वैल्यू क्या हो जाता है, I की वैल्यू 1 और मोलैलिटी आपको दे रखा है 0.2, तो ये भी अपन निकाल लेंगे। ये आप लिख लो 0.2 और ये क्या हो जाएगा 0.2। यूरिया क्या होता है, यूरिया NH2CO NH2, यूरिया भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो डायरेक्ट 1 इंटू और क्या है 0.3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.3 और NaCl अगर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा Na प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पे अपने पास 2 इंटू 0.2 और रहेगा 0.4। तो सीधे सीधे कहाँ पे वैल्यू ज़्यादा दिख रही है, 0.4 में। विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो साफ साफ क्लियर है। आई होप आंसर इसके पास हाईएस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। ठीक, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी मिक्सर डज नॉट शो द बिहेवियर ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो मैं बता दूं आपको इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, हमेशा याद रख लो, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा वो होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मिक्सचर। ठीक है, एजियोट्रॉप में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास जो पहला है ऑप्शन ए वाला है H2O और CH3 C डबल बॉन्ड C2H5, ये जो होता है वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। और अगर नेगेटिव डेविएशन शो करेगा तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मिक्सचर होगा। ठीक है, हम एजियोट्रॉप होगा, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, वो मिनिमम बोला था। बी वाला ऑप्शन देखेंगे तो C6H5 और क्या होना चाहिए, C6H5 C6H5NH2। ठीक है, ये जो होता है C6H5 जो है
ये एक्चुअल में ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, और मैक्स पॉजिटिव करेगा तो ये क्या करेगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो करेगा। हमने वही तो बताया, थोड़ा सा मिनिमम बॉइलिंग। हाँ, ये वाला जो है ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है। आप कहोगे सर ये डेविएशन कैसे निकालेंगे, ये समझ नहीं आ रहा है। तो देखो मैं आपको डेविएशन निकालने का ट्रिक बता देता हूँ, कभी गलती नहीं होगा। और एक ट्रिक एंड टिप्स का भी प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे जाके देख लो। कभी ऐसे ट्रिक हैं जो कभी फेल नहीं होते। जैसे देखो, कभी पॉजिटिव डेविएशन निकालना तो कभी CH2 CCl4 OH दिख जाए तो वहाँ हमेशा कौन सा होता है, पॉजिटिव डेविएशन होता है हमेशा। ये सॉल्वेंट अगर दिखते हैं तो पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। और कुछ अपने पास एक्सेप्शन होते हैं जो आपको याद रख लेना है, जैसे ये याद रख लेना है ना। ये वाला यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे क्या है CCl4। जहाँ पे ये जो है एक्सेप्शन भी मैंने लिख दिया है तो आप नोट कर लेना। तो इससे पूरा 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बाकी जो नहीं सॉल्व होंगे उसके लिए मैंने लिख दिया एक्सेप्शन, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, जहाँ पे एसिड हो, एनिलीन हो, ठीक है। बाकी जो नहीं करते ये यहाँ पे आप देख लो, ये वाले क्या है नेगेटिव डेविएशन, ठीक है, CHCl3। तो आपको याद रखना है इनको। और आइडियल सॉल्यूशन ये वाले हो गए, जहाँ पे लगभग साइज कंपेरेबल हो। और आइडियल सॉल्यूशन होता है तो PT बराबर है डेल्टा H 0 डेल्टा V 0, डेल्टा S डेल्टा G डेल्टा S ऑलवेज ग्रेटर देन 0, डेल्टा G ऑलवेज लेस देन 0, और ये होता है, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो ये होता है PT टोटल होता है लेस देन अपने पास होता है 0 के, और ये होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, याद रख लो। और यहाँ पे क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो अपने पास PT टोटल जो होता है सॉल्यूशन का वो घट जाता है। और यहाँ पर भी सेम होता है, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स घटता है क्योंकि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, तो P टोटल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रख लेना। चलो आगे देखो, ठीक है। और बाकी हम बता दें आपको, ये भी अपने पास पॉजिटिव डेविएशन, ये भी अपने पास पॉजिटिव, ये भी अपने पास पॉजिटिव, ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है, ऑप्शन यही हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। ये वाला सवाल है, बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक। तो अगर सॉल्यूशन आइसोटोनिक होता है तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर आता है वो सेम आना चाहिए, है ना। आइसोटोनिक अगर है तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो हो जाएगा पहले सॉल्यूशन का इक्वल हो जाएगा दूसरे सॉल्यूशन का, सिंपल सी बात है, ठीक। चलो ऑप्शन नंबर A चेक कर लेते हैं। आपको गिवन है 0.01 मोलर BaCl2 है, तो इसे हम ब्रेक करके अगर लिखेंगे तो कितने आयंस आएंगे, Ba2+ और 2Cl- हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ईज़िली अगर निकालना चाहें तो मोलैरिटी इंटू नंबर ऑफ आयंस कर लेते हैं, तो ये अपने पास आएगा 0.03 मोलर, ठीक है। और NaCl के केस में हम निकाल लेते हैं 0.015 क्या हो जाएगा NaCl। तो यहाँ पे अपने पास इसको हम लिखेंगे तो Na+Cl-, ये हो जाएगा 0.015 और यहाँ हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0.03 मोलर। तो हो गया। आइसोटोनिक का फॉर्मूला जो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का CRT होता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन RT, और I भी होता है तो I को अल्फा इक्वल टू I-1 अपॉन N-1। तो हमने डायरेक्टली पुट कर दिया, n यहाँ 3 है यहाँ 2 है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर A ही हो जाएगा, इज आइसोटोनिक। दोनों इक्वल आ गए तो आइसोटोनिक हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आप देखते हैं। द राइज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज 100 ग्राम, द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट आपसे पूछा है, ठीक। तो हमें पता है जो डेल्टा TP होता है वो क्या होता है, IKP इंटू मोलैलिटी होता है, सिंपल। तो इसको हम लिखेंगे डेल्टा TP आपको दे रखा है कितना, द राइज इन बॉइलिंग पॉइंट, हाँ मतलब चेंज गिवन है तो 0.1, और ये कि I की वैल्यू आप निकाल लोगे। I की वैल्यू अपने पास कितना हो जाएगा, ग्लूकोज है तो 1 होता है I की वैल्यू, है ना। ग्लूकोज के केस में, ग्लूकोज सुक्रोज यूरिया केस में वो 1 होता है। और KB आपसे पूछा था। मोलैलिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो सॉल्वेंट अपने पास क्या है 100 ग्राम और kg में निकालना है, तो इसको हमने ऐसे कर लिया। KB बराबर आप लिख लोगे, सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा इसी को। तो ये अपने पास हो जाएगा 0.1,
इक्वल टू के बी 1.8/180 और ये हो जाएगा 1000/100। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल और यहाँ पे अपने पास 0.1 इंटू 180 और ये अपने पास 1.8 इंटू 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा के बी। ये क्या हो जाएगा 10 1 जा 10 और 10 8 जा 80। तो अपने पास के बी जो निकल के आएगा पूरा खत्म कुट्टम हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अपने पास सिंपल के बी की वैल्यू जो हो जाएगी वो 1 हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास है ये जेईई मेंस में पूछा गया है, तो सरल सा है, इसमें तो ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। बोला है अ सॉल्यूशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो क्या हो जाएगा, अगर नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है मतलब पीटी क्या हो जाएगा लेस देन 0, मतलब डिक्रीज करेगा। और हमेशा याद रख लो नेगेटिव डेविएशन मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा इंक्रीज करेगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर द क्वांटिटी विच चेंजेस विथ टेम्परेचर। तो जहाँ पे वॉल्यूम दिख जाए वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जिस फॉर्मूले में वॉल्यूम दिख जाए वहाँ पे टेम्परेचर डिपेंड होता है। तो मोलैरिटी अगर देखोगे तो मैं ऐसे कलर, मोलैरिटी क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम। तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है वॉल्यूम है। मास परसेंटेज अगर आप निकालोगे तो मास परसेंटेज भी यहाँ पे निकालोगे तो वेट अपॉन नहीं, मास परसेंटेज निकालोगे परसेंटेज वेट बाय वेट है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, सीधी बात है। और मोलैलिटी, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, तो MA kg। तो ये भी अपने पास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, वॉल्यूम होना चाहिए। मोल फ्रैक्शन तो भाई क्या होता है जाई ए इक्वल टू 1 माइनस जाई बी, ये भी नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, टेम्परेचर के साथ जो डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ फैक्टर को आप कैसे लिख लोगे, आई की वैल्यू जो होती है भाई नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास होता है और डिवाइड बाई एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास होता है। ठीक है, आई की वैल्यू बेसिकली ये होता है। और के एफ अगर आप देखोगे के एफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है और ये इधर होता है, लिख देता हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर आइसोटोनिक और एजियोट्रॉप वेपर प्रेशर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल करते हैं। बोला है कि लेट दी स्टोरेज बैटरी कंटेन 38% बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो डेल्टा टी बी जो टी एफ हो जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आई और ये हो जाएगा के एफ इंटू एम हो जाएगा। तो ये 2.67 इंटू के एफ 1.8 दे रखा है आपको और मोलैलिटी 38% वाई वेट मतलब क्या हो गया 38 ग्राम आपके पास H2SO4 है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अगर वाई वेट लिखा होता तो यही होता है। तो 38 सॉल्यूट हो गया और H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट अपन मतलब हम निकालेंगे तो मोल आ गया। और सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट गिवन है, हाँ सॉल्वेंट तो हो जाएगा। अगर मान लो हम सॉल्वेंट का मास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 100 आपके पास सॉल्यूशन था उसमें सॉल्यूट 38 था, तो सॉल्वेंट कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा। तो अपने पास 62 डिवाइड बाई 1000 kg में लिखना था। तो बस अपन सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे डेल्टा टी एफ इक्वल टू, अब ये तो सॉल्व कर ही पाओगे, सारा चीज़ तो हो गया 30.05 हो गया। ठीक है, और इसको हमने फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है तो क्या हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो इसको हम लिख लेंगे, इसको हम लिख सकते। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होता है। और सॉल्वेंट कितना हो जाएगा ये 0 डिग्री सेल्सियस
और या इसी को 273 केल्विन लिख सकते हो, या इसी को क्या लिख सकते हो 273 लिख देते हैं वाट, है ना, केल्विन में चेंज करके। तो 30.05 और क्या हो जाएगा 273 और ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 273 माइनस 13.05, यह आ जाएगा 243 केल्विन। तो ये हो जाएगा, ठीक है। आप इसको याद रखना, याद क्या रखना मतलब समझ लो, रटना नहीं है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 20% ऑफ एसिटिक एसिड इज डिसोसिएटेड व्हेन 5 ग्राम इज एडेड टू 500 ml वाटर, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये भी हलवा ही सवाल है। सबसे पहले अल्फ़ा निकाल लो, अल्फ़ा i-1 अपॉन n-1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं अल्फ़ा दिया है 20% डिसोसिएटेड i-1 और एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड भाई उसका 2 हो जाएगा। अरे एसिटिक एसिड अगर डिसोसिएट करेगा तो 2 ही तो आयंस देगा, CH3COO माइनस और क्या हो जाएगा H+, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 2 हो जाएगा। तो यहाँ से i की वैल्यू आप निकाल लो, i की वैल्यू आ जाएगी 1.2, डेल्टा TF निकाल लोगे i KF इंटू m हो जाएगा 1.2 KF 1.86 सब दे रखा है। और यहाँ पे 5/60, ठीक है 5/65 ग्राम गिवन है मोल, और डिवाइड बाई अब डायरेक्ट कर लेते हैं केजी में, सॉल्वेंट का मास केजी में। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो डेल्टा TF इक्वल टू देख लो एक बार 372 इंटू 10⁻² आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सरल सवाल है ये सब, बाकी तो आप कर ही पाओगे ना फटाफट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो मैं आपको बता दूं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ये आपके पास सॉल्यूट है, सॉरी ये आपके पास क्या है, मान लो सॉल्वेंट है, और इसमें ये क्या किया गया, इसमें जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया गया, यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, मतलब सॉल्यूशन बन गया। यहाँ पे जब सॉल्वेंट था जो कि वोलेटाइल था, वोलेटाइल मतलब जिसका वेपर बन सके, उसमें आपने थोड़ा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। अब नॉन वोलेटाइल जिसका वेपर ना बने, तो वेपर प्रेशर यहाँ पे इतना था, ये थोड़ा कम हो गया, सॉल्यूशन का नीचे हो गया। अब पूछा है कि बॉइलिंग पॉइंट बताओ। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, सबसे पहले आपको ये समझो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाए किसके भाई, वेपर प्रेशर के, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इस पॉइंट पे देखो ये अपने पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है 1 atm होता है, तो ये भी बॉइलिंग पॉइंट है और ये भी बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट किसका है, ये सॉल्यूशन का है, और ये बॉइलिंग पॉइंट किसका है, सॉल्वेंट का है। पूछा किसका है, पूछा है सॉल्यूशन सॉल्वेंट का पूछा है, तो अपने पास 83 आंसर हो जाएगा। सॉरी सॉल्यूशन सॉल्वेंट का पूछा है, तो सॉल्वेंट का अपने पास यही तो है, ये क्या हो जाएगा 82 हो जाएगा, आंसर 82 हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये समझना था, कुछ सरल सा सवाल था। नेक्स्ट है 0.04 मोलर K2SO4 इज आइसोटोनिक विद ग्लूकोज, तो परसेंटेज डिसोसिएशन। तो ठीक है, अगर हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा किसका, ग्लूकोज का, वो इक्वल हो जाएगा आइसोटोनिक ऑफ मतलब K2SO4। आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो ग्लूकोज का, तो आपके पास I की वैल्यू 1 ही हो जाएगा, इसके केस में I की वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हम कॉन्सेंट्रेशन इक्वल कर लेते हैं I इंटू सी और I इंटू सी, RT कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे 0.01 कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, इसका K2 सॉरी हम उल्टा लिख दिए, ये अपने पास है I ग्लूकोज के केस में ग्लूकोज 0.01 और ये I इंटू 0.004, तो I यहाँ से निकल आया, I अपने पास आ गया 5/2 और 2 2 जा 4 और एक बचा 2.5 आ जाएगा। अब अल्फ़ा देखो क्या होता है, अल्फ़ा होता है जो आपने पढ़ा है I-1 अपॉन n-1 होता है,
ठीक है। तो यहाँ पे आप अल्फ़ा निकाल लोगे, आई की वैल्यू है कितना 5/2 -1 और K2SO4 है, K2SO4 तो आयन कितने मिलेंगे 2K प्लस और मिलेगा SO4 2 माइनस, तो यहाँ पे 2 और एन की वैल्यू है अपने पास 3, तो 3 - 1 और ये हो जाएगा अल्फ़ा। अल्फ़ा यहाँ पे निकालेंगे तो मतलब सॉल्व करने के बाद 3/4 और ये अल्फ़ा आ जाएगा लगभग 75%। ठीक, तो ऐसे निकाल लेंगे। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल रहा अपने पास ये 0.5% सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड वाज फाउंड टू फ्रीज एट इतना। तो हम एक काम कर लेंगे, डेल्टा TF डायरेक्ट लगा लेंगे, IKF इंटू M हो जाएगा। तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट बोला है, तो हम एक काम कर लेंगे, डेल्टा TF आपको दे रखा है, ठीक है, तो सब कुछ है, तो हम एक काम कर लेते हैं, आई को इधर ले आके डायरेक्ट ही पुट कर लेते हैं और यहाँ पर 0.24 और 0.5% सॉल्यूशन दे दिया है, तो बाकी रिमेनिंग क्या हो जाएगा 99.5%, ये क्या हो जाएगा, ये सॉल्वेंट हो जाएगा। सॉल्यूशन आपको दिया है 0.5% सॉल्यूशन है, तो बाकी ये सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, परसेंट ऑफ नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है सॉल्यूट है, KCl है, ये सॉल्यूट है, तो उतना हो गया। तो डायरेक्ट ही आप पुट कर लो, मैं 99.5 उसको kg में चेंज कर लेना आप डायरेक्ट 74.6 और ये 1.80 0.5 और ये 1000 kg में चेंज करने के लिए, तो आई की वैल्यू आप निकाल लो 1.98 आ गया। अल्फ़ा अपने पास I-1/n-1, तो अल्फ़ा I-1 1.98 -1 और अपने पास KCl का सॉल्यूशन है, तो ये K प्लस और Cl माइनस, तो 2 - 1 अपने पास आ जाएगा 98%। ठीक, तो ये भी इजी ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके पास बोला है 2 सॉल्यूशन A एंड B प्रिपेयर बाय डिजॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट X एंड Y। ठीक है, तो डेल्टा TF द रेशियो ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए, तो डेल्टा TF इक्वल टू IKFM मोलैलिटी। ठीक है, इसके लिए हम निकालेंगे, तो A और B 2 सॉल्यूशन है, तो ये हम पर A के लिए निकाल लेंगे, फिर B के लिए निकाल लेंगे। सिमिलरली हम B के लिए भी लिख लेंगे डेल्टा TF, ये A के लिए है, B के लिए लिख, तो IKF इंटू यम। ठीक है, और ये वैल्यू दे रखी है, देखो आप, मतलब बाकी सारा वैल्यू तो आपके पास कांस्टेंट है। 1 ग्राम सॉल्यूट अपने पास चेंज है, कितना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ A एंड B इज फाउंड टू बी डेल्टा T 1/4, तो इक्वेशन ये B के लिए है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो, 1/2 कर दो, तो ये अपने पास डेल्टा TF अपॉन डेल्टा TB हो जाएगा, जो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको पुट कर लेते हैं फॉर्मूला में तो हम इसको सॉल्व करेंगे, IKF इंटू 1/1 क्या है, वेट है, 1/1 मॉलिकुलर वेट, समझ आ रहा है ना यहाँ पर। और अपने पास सॉल्वेंट तो 1 kg दे रखा है, 1 kg है, तो उसको आप कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको ग्राम kg में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। I इंटू KF और ये दूसरा वाला 1 ग्राम है, उसके लिए बस नाम MB हो जाएगा दूसरा वाला, और ये अपने पास की है ना 1/4, तो MB अपॉन MA जो हो जाएगा, ये कट्टम कुट्टम M, तो ये अपने पास आ जाएगा MB अपॉन MA, ये आ जाएगा 1/4 और MA अपॉन MB निकालेंगे तो हो जाएगा 4:1 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 4:1। ये गलत ही कर दिया, खतरनाक सवाल था ये। देखो 1/4 है, आप समझना क्या हुआ है लोचा इसमें। अब इसको डिवाइड करो आप अगर इसको डिवाइड करते हो तो MB अपॉन MA, देखो आप आंसर धोखा खा जाओगे, और इसको डिवाइड करने पे जो आंसर आ जाएगा वो 0.25 आ जाएगा, और ये अपॉन 1 है। अब ये आप लिखोगे MA अपॉन MB करोगे, क्या खतरनाक, और ये आ जाएगा 0.25। समझ पा रहे हो आप, धोखा देखो पहली बार में हो गया था, ये करेक्ट हो जाएगा। मस्त सवाल था, मानना पड़ेगा। ठीक है,
नेक्स्ट सवाल अपने पास हो जाएगा, व्हेन 300 ग्राम 3.00 ग्राम ऑफ सब्सटेंस एक्सिड डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट इतना राइज हुआ, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो ये तो हलवा है। चलो डेल्टा टी बी इक्वल टू नहीं गिवन है तो आई की वैल्यू 1 ही है। ये मोलैलिटी 0 पॉइंट राइज कितना हो रहा है तो ये हो जाएगा के बी, डेल्टा टी बी गिवन है 3 अपॉन मॉलिकुलर वेट और सॉल्वेंट 100 ग्राम अपॉन CCl4 का 100 ही होता है। मास आप निकाल लो, आ जाएगा 250 आंसर। ठीक है। नेक्स्ट बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन हैज़ लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट तो आप ऐसे समझो, जो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आयंस, सॉरी हाँ आयंस। ठीक है, यही आपको लगाना है। Al2 अगर आप निकालोगे Al2SO4 थ्रैश तो ब्रेक कर लो Al3+2 और ये क्या हो जाएगा 2SO4 2 माइनस, तो ये अपने पास हो जाएगा 3। तो कितने आयंस आ रहे हैं इसमें, N अपने पास आ रहा है 5 आ रहा है। सीधे सीधे I भी निकालोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 5 ही आएगा। और ग्लूकोज के केस में C6 वो तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पर I की वैल्यू 1। Ki के केस में Ni की वैल्यू 2 और K2SO4 के केस में 2K प्लस और SO4 2 माइनस, तो N की वैल्यू अपने पास कितना हो जाएगा 3। तो मैक्सिमम जो देखने को मिल रहा है, सॉरी मिनिमम बोला था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिनिमम। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हाउ मच अमाउंट ऑफ NaCl शुड बी एडेड टू 6 ग्राम ऑफ वाटर। तो डेल्टा TF और IKF इंटू EM है, तो डेल्टा TF 0.2 दे रखा है माइनस, डेल्टा TF मैंने 0 माइनस, आप माइनस ये करोगे तो वही हो जाएगा ना, प्लस तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ सॉल्वेंट। तो I2 अपने पास, ठीक है, I की वैल्यू 2, मतलब अल्फ़ा अपने पास 100% लोगे तो I-1 अपॉन N-1, ये 1 है, I की वैल्यू नहीं पता, K NaCl है तो 2 - 1 और ये कितना हो जाएगा, I की वैल्यू 2 ही हो जाएगा, है ना। NaCl आप ब्रेक करोगे तो कितना मिलेगा Na प्लस Cl-, तो N की वैल्यू अपने पास 2 हो गया। तो KF अपने KF 2 गिवन है, वेट अपॉन NaCl का मॉलिकुलर वेट, और वो डायरेक्ट 1000 अपॉन 600। अब W आप निकाल लो, आ जाएगा 1.75 ग्राम। ठीक, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट अपने पास है फॉर प्रिपेयरिंग, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर प्रिपेयरिंग 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इन 1 लीटर वी नीड H2SO4। तो एक काम कर लेते हैं, मोलैरिटी अपन को कितना गिवन है 0.1 गिवन है, वॉल्यूम अपने पास कितना है 1 लीटर गिवन है। तो जो मोलैरिटी होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये सॉल्यूशन का ही वॉल्यूम दे रखा है। तो हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, मोलैरिटी अपने पास 0.1 है और मोल्स नहीं पता था, वॉल्यूम अपने पास यहाँ पे मोल्स H2SO4 है, तो X मान लेते अपने पास वेट, या W मान लो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, और मोलैरिटी अपने पास कितना है वॉल्यूम 1 है। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा W इक्वल टू हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 98 और वेट अपने पास आ जाएगा 9.8 ग्राम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास है द मोलैरिटी ऑफ 98% बाई वेट ऑफ H2SO4। द मोलैरिटी ऑफ 98% वेट बाई वेट। तो देखो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले जो लैंग्वेज आपको गिवन है आप उसे लिखो। मोलैरिटी निकालो 98% बाई वेट लिखा गया, बाई वेट H2SO4, तो ये क्या हो जाएगा 98 ग्राम H2SO4 होगा, H2SO4 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन में, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ठीक है, तो एक काम कर लेंगे
हमें निकालना है मोलैरिटी। हमें निकालना है मोलैरिटी के लिए चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए और डिवाइड बाई चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर चाहिए। वॉल्यूम अपन को नहीं पता। डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी कितना है 1.8 है और ये मास अपन को चाहिए, सॉरी वॉल्यूम निकालना है। और सॉल्यूशन हमें वॉल्यूम मास गिवन है 100 ग्राम और अपने पास वॉल्यूम निकालना था, तो ये ग्राम पर वॉल्यूम अपने पास कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 55.56 ml आ जाएगा। क्योंकि ग्राम में ले रहे हैं तो वो ml में ही आएगा। आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे मोलैरिटी निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 98 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का 98 और वॉल्यूम ml में है तो उसे हमें किस में लेना होगा, लीटर में। तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं 1000 डिवाइड बाई 55.56 लिख लेते हैं, तो यही हो जाएगा। तो ये कट्टम कुट्टम हो गया यहाँ पे और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो लगभग 18 मोलर के आसपास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, तो द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग 50 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 18 ml विथ 15 ml ऑफ वाटर। तो आफ्टर मिक्सिंग तो यहाँ पे हम N1 और V1, अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड बेस है तो जो मोलैरिटी होता है वही नॉर्मलिटी होता है, तो N2 V2 हम फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, और हम यहाँ इसी को ऐसे लिख लें यहाँ पे M1 V1 M2 V2, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे अपने पास H2SO4 में पहले केस में कितना है मोलैरिटी आप निकाल, या इसी को आप ऐसे लिख लो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोलैरिटी ऑफ H2SO4 मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा H2SO4 और पानी में मिक्स करने के बाद जो हो जाएगा मोलैरिटी M फाइनल और V फाइनल हो जाएगा, सीधी बात, ठीक। और इसका मोलैरिटी गिवन है H2SO4 का 18, वॉल्यूम ऑफ 50 ml है लेकिन लीटर में लेना है तो वो 1000 हो जाएगा, ठीक है। M फाइनल हमें निकालना था और ये भी अपने पास M फाइनल निकालना था। V फाइनल कितना है, V फाइनल आप लिखोगे तो 50 + 50 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो ये 100 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ये कट्टम कुट्टम हो गया और 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10 और 2 9 जा 9, तो मोलैरिटी M फाइनल आ गया 9 मोलर, सिंपल, ठीक। तो इजी था, ये भी ज़्यादा कठिन नहीं था। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। तो अभी तो सवाल कर ही लिया। आइडियल सॉल्यूशन मस्ट फॉलो राउल्ट्स लॉ, यस, डेल्टा H 0 V 0, और ये अपने पास इनकरेक्ट है, ठीक है। आइडियल के लिए तो अपने पास क्या होता है, तीनों डेल्टा H डेल्टा V 0 होता है, सॉरी, ठीक है। तो वो अपने पास डी हो जाएगा। तो आइडियल का हमने लिखा दिया था डेल्टा H 0 डेल्टा V 0, और राउल्ट्स लॉ फॉलो करता है, मतलब P टोटल P नॉट A ज़ाई A प्लस P नॉट B ज़ाई B, ठीक, ये हो जाएगा। और नेक्स्ट सवाल चलो देखते हैं। नेक्स्ट सवाल अपने पास है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाज इतना when 6 ग्राम ऑफ कंपाउंड X was dissolved in 100 सॉल्वेंट। तो सीधे सीधे सवाल आए, एंड डेल्टा TP इक्वल टू क्या हो जाएगा IKB इंटू मोलैलिटी, और यहाँ पे डेल्टा TB इक्वल टू हो जाएगा, I की वैल्यू तो 1 ही ले लो अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अब तो याद हो गया होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन क्या हो जाएगा kg हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.52 और यहाँ पे 0.52 वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास 100 डिवाइड बाई 1000 हो जाएगा। तो जो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 60 आ जाएगा, सीधी बात है। तो ये भी इजी सवाल है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट हमने जो फॉर्मूला आपको सिखाया है वो क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाई प्योर सॉल्वेंट। और यहाँ पे क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और यहाँ पे आप इसी को ऐसे लिख सकते हो, n अपॉन टोटल मोल, n प्लस n आप नाम दे दो, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अपने पास विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। तो जहाँ पे साइज लगभग सेम आ जाए, वहीं पे होता है आइडियल सॉल्यूशन। तो अपने पास क्या हो जाएगा, C2H5Br और C2H5 आयोडीन। तो ब्रोमीन और आयोडीन की साइज लगभग ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइड ही हो जाएगा, वही आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। विच पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पे H2O है, H2O और C4H9 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, जो कि आइडियल सॉल्यूशन नहीं फॉर्म करेगा, नेगेटिव डेविएशन फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। कौन सा दिख रहा है ऑप्शन, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, ध्यान से, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास ये रहा सवाल। इसमें बोला है कि द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट विच शुड बी डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस इट वेपर प्रेशर। तो देखो आपके पास P0A माइनस PS डिवाइड बाई क्या हो जाता है, P0A मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ पे रिड्यूस, ये बोला है रिड्यूस हो जाता है ना, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। और इनिशियली आपके पास कितना बचेगा वो, तो मतलब कितना, मान लो ये प्योर था और सॉल्यूशन का था, तो रिड्यूस होने के बाद कितना है, 20% रिड्यूस हो जा रहा है, सॉरी 80, क्या बोला है, विच शुड बी डिजॉल्व इन टू ऑक्टेन रिड्यूस इट वेपर प्रेशर 80%। 80% मतलब कम हो जा रहा है, मतलब कितना हो जाएगा, 100 रहा होगा, कम होके 20% कम हो रहा है। इनिशियल कितना हो जाएगा, ये 100 रहा होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ, आप यहाँ पे निकाल लो, सोल्यूट है ना, डायरेक्टली कर लो। सोल्यूशन को डाइल्यूट बोला है क्या, डाइल्यूट बोला है तो अच्छी बात है, नहीं बोला है तो आप सॉल्व करो। हम तो कहेंगे डाइल्यूट ही केस मानो, डाइल्यूट मानने पे NB/Na हो जाता है डायरेक्टली। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/5 और वेट ऑफ FB मतलब सॉल्यूट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और ये कितना हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा सॉल्वेंट, तो 114 और ऑक्टेन है तो 114 ही हो जाएगा। और मॉलिक्यूलर मास तो आपको दे रखा है सॉल्यूट का, वो भी पुट कर लो, वो कितना है 40 दिया है, तो 1/5 ये कट्टम कुट्टम हो गया, W/40 और ये W आ जाएगा कितना, 8 आ जाएगा, 8 ग्राम आ गया आंसर। तो ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट अपने पास रहा ये, फिर से ऐसा ही क्वेश्चन है, कुछ इसी से मिलता जुलता। बोला है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लोअर्ड बाई 5% ऑन डिजॉल्विंग नॉन वोलेटाइल्स द मोलैलिटी। फिर से मोलैलिटी वाला सवाल आपसे पूछ लिया है, तो अब मोलैलिटी वाला सवाल पूछ लिया है तो फिर से आप P0 माइनस PS और एक कितना हो जाएगा, P0A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, सीधे सीधे। तो मैं तो आपको कहूँगा मोलैलिटी का आप डायरेक्ट फार्मूला एक याद रख लो, मैंने जो बताया था। ये कितना रिड्यूस हो रहा है, 5% हो रहा है, तो 5% अगर आप देखोगे निकालोगे तो इसको क्या लिख सकते हो, 0.05 मतलब 0.05, या आप चाहे तो 5 ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको चाहे 5% लिख लो। इनिशियली प्योर जो आपके पास सॉल्वेंट था P0A था और उसमें 5% रिड्यूस है, तो आपने इसको इतना लिख लिया है ना, तो आप इसको लिख 0.05 P0A, मैंने 100 के टर्म्स में नहीं लिखा है, और इनिशियल P0A था, ठीक। और यहाँ पे आप लिख सकते हो डायरेक्टली m इंटू, अभी आपको याद होना चाहिए, मैं डिराइव नहीं कर रहा, तो यहाँ से अपने पास ये एक कट्टम कुट्टम m निकाल लोगे, आपके पास आ जाएगा 2.8, तो आप डायरेक्ट याद रख लो m इंटू 18,000। ठीक है, तो यहीं पे लिख देता हूँ m इंटू, m क्या है, मोलैलिटी है। ठीक है, तो ये बहुत काम आएगा, याद रख लो।
चलो आगे चलते हैं। 2.8 मतलब 7 लगभग आएगा। ये वाला है, ए सॉल्यूशन इज मेड बाय मिक्सिंग 1 मोल ऑफ वोलेटाइल लिक्विड ए विथ 3 मोल ऑफ volatile liquid B. The vapor pressure of pure A is 1200, that of the solution 500. The vapor pressure of pure B is least volatile component solution. तो देखो हम क्या करते हैं, इसमें एक काम करते हैं अपन, ये हो जाएगा PS और यहाँ पे हो जाएगा P0A ज़ाई A। टोटल प्रेशर जब निकालते हैं तो वोलेटाइल आपके पास कंपोनेंट है, तो P0A सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ज़ाई A, और सोल्यूट का वेपर प्रेशर प्योर सोल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। PS सॉल्यूशन आपका दे रखा है, सब कुछ दे रखा है 200, और सॉल्वेंट के मोल कितने हैं देखो, A के भी कितने मोल है, B के कितने मोल है। A के हैं 1 मोल है और B के अपने पास 3 मोल है, तो मोल फ्रैक्शन निकालोगे कितना हो जाएगा 1/1 + 3, और ज़ाई B के निकालोगे तो 3/1 + 3 हो जाएगा। तो ये अपने पास हो जाएगा 1/4, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P0P 3/4, और ये हो जाएगा P0P, और ये अपने पास 600 mm HG हो जाएगा। मतलब आप क्लियरली देख पा रहे हो जो P0A है वो P0 से B से, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ A जो है वो कम है, B से कम है, तो मतलब क्या हो जाएगा, A जो है A इज़ लीस्ट वोलेटाइल आप बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल रहा अपने पास ये, इसमें बोला है कि HA, ध्यान से देखो बढ़िया सवाल है, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, द डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसमें बहुत सारी चीज़ें यूज करा लिया इसने फिलहाल, चलो ये सवाल भी ज़रूरी ही था आपको करना। डेल्टा TF डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ रहा है, तो IKF × M लगा दो। I की वैल्यू आप यहाँ पे निकालोगे, डायरेक्ट मत निकालो, 0.2, I की वैल्यू ऐसे रहने दो, 1.8 × 0.1, I की वैल्यू आप निकाल लो, आ जाएगा 10/9 सॉल्व करने के बाद। अब आपको गिवन है HA, और यहाँ पे क्या हो जाएगा H+, और ये क्या हो जाएगा A-, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा T0 पे, टाइम अपने पास 0 पे ही क्या हो जाएगा 1, और ये 0 कुछ समय बाद क्या हो जाएगा 1 - अल्फ़ा, और ये अल्फ़ा बनेगा। और यहाँ पे हम जब I निकालेंगे तो टोटल मोल अल्फ़ा + अल्फ़ा डिवाइड बाई इनिशियल, तो ये एक कट्टम हो जाएगा 1 + अल्फ़ा हो जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू कितना आएगा 1/9 आ गया। के इक्विलिब्रियम आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का A कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट HA, तो और आप केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हो, C∝² हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन ला 1α, तो यहाँ पे K आप निकालोगे 0.1 × 1/9 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा 1/1 -1/9 1/722 हो जाएगा। तो के इक्विलिब्रियम जो आ जाएगा 1.38 × 10⁻³ तो बस यही था सवाल। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन यही हो जाएगा। नियर अबाउट हम कर चुके हैं। द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन इतना है, मतलब आपके पास MX3 है, और इसको हम करेंगे तो M3+ है, ब्रेक कर लो, और ये 3x-, तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है I-1, और ये n-1 हो जाएगा, तो I-1 n-, तो अपने पास I निकाल लो, यहाँ पे 1 + 4 - 1, आयन तो 4 ही होंगे, अल्फ़ा, और यहाँ पे हम सॉल्व करें, वांट ऑफ फैक्टर 2 दे रखा है, 1 + कितना हो जाएगा 3 अल्फ़ा,
और अल्फ़ा बराबर 1/3 लगभग आ जाएगा 33%। मल्टीप्लाइड बाई 100 भी कर लेंगे तो इतना परसेंट आ गया। नेक्स्ट अपने पास सवाल है, बोला है 2 मोल से, ये जेई 2025 का सवाल है। इसमें बोला है 2 मोल्स ऑफ ईच इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड ग्लूकोज आर डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। जो डेल्टा टीबी है वो क्या हो जाएगा, I1M1 KB प्लस I2M2 KB। तो अपने पास हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकॉल भी अपने पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो 1, और अब डायरेक्ट कर 0.5 और यहाँ पे 0 KB की वैल्यू लिख दिया। I2 यहाँ पे पुट करोगे, आप सॉल्व करोगे तो 1 × 2/0.5 × 0.52 सॉल्व कर लो, 4.16 आ गया। अब डेल्टा टीबी जो आप यहाँ पे सॉल्यूशन का निकाल रहे हो, सॉल्यूशन का 373 1.6 और इसमें ऐड कर दो, है ना। मैंने डायरेक्ट कर दिया थोड़ा क्योंकि प्रीवियस बहुत बार यूज हो चुका है, तो ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास सवाल अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट सवाल है ये वाला, इसको क्या करना है, when 1 gram of each compound AB and AB2 are dissolved in 15 gram of water, they increase the boiling point of water, the atomic mass। चलो सॉल्व करते हैं, देख लो। तो हम AB के लिए अगर निकालते हैं तो डेल्टा टीपी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास 2.7 केल्विन दिया है, और हम इसको सॉल्व करेंगे 2.7 1 × 0.5 × m, मतलब IKB × m लगाया, ये मोलैलिटी आ गया 27/5 आ गया। और हम AB का जो मोलर मास है उसको मान लेते हैं, मोलर मास है उसको मान लेते हैं क्या है, लेट से A है, ठीक है। तो हम इसलिए बोल सकते हैं, अब यहाँ पे 27 मोलैलिटी वाला फार्मूला, मतलब 27/5, और अपने पास 1 ग्राम गिवन है, वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट 1 ग्राम, और A है मोलर मास, और ये 15/1000 kg मोलैलिटी लिखा हमने, रिलेट किया, तो ये अपने पास आ गया 12.34 आ गया। AB2 के लिए आप निकालोगे अब तो सेम चीज़ हम करेंगे, 1.5 1 × 0.5 × m यहाँ आ गया 3। अब यहाँ पे AB2 का हम जो है मोलर मास एज्यूम करते हैं, मोलर मास कितना है, लेट से B है, ठीक। तो वहाँ पर भी निकालेंगे 3, और ये कितना हो जाएगा 1 g/P/15, ठीक है। मतलब फर्दर सॉल्व करेंगे और 15/1000, तो ये अपने पास B आ गया। B अपने पास आ जाएगा लगभग 2.22, ठीक है। जैसे ही ये आ गया, अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम जो है करेंगे लेट X and Y be atomic masses of, ये एटॉमिक मासेस है, वो वाला मोलर मास है, मतलब पूरे कंपाउंड का था। एटॉमिक मास मतलब एटम का, ठीक है, कंफ्यूज ना हो जाना। एटॉमिक मासेस ऑफ A and B, तो क्या हो जाएगा, देखो आप यहाँ पे अपने पास A and B हो जाएगा, तो A प्लस, और इस केस में हमने क्या माना था B। तो एक काम कर लेते हैं, अपने पास था क्या क्या, पहले केस में AB था, AB था ना, हाँ AB। तो हमने X का माना है X और B का माना है Y, और इसका जो हमने मास निकाला है 12.34 आया, क्वेश्चन नंबर 1। और AB2 के लिए आप देखोगे तो इसके लिए मास हमने क्या माना, X + 2Y = क्या आ जाएगा 22.4, जो ऊपर हमने निकाला है। अब दोनों हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो मल्टीप्लाइड बाई आप क्या कर दो 2 कर दो, तो हो जाएगा
2x प्लस 2y और ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 तिहाई 6 और ये इतना हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं हम, इक्वेशन ये जो था यही इक्वेशन था, इसी को अब हम नाम देते हैं 1 नाम दे देते हैं। अब 1 और 2 को आप क्या करो, माइनस कर दो, 1 माइनस आप 2 कर दो तो अपने पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, 1 माइनस 2 करते हैं तो हम सीधे सीधे निकालें तो अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी 2.46 और ये वैल्यू कहीं पे आप पुट कर दो तो आपके पास y की वैल्यू जो आ जाएगी वो भी अपने पास आ जाएगी। ठीक है, चलो सॉल्व भी कर लेते हैं, नहीं आप कहोगे कि सर क्या ही कर रहे हैं। देखो हमने इसको लिख लिया, इधर ही लिखते हैं दोनों, ये अपने पास x प्लस 2y इक्वल टू 22.22 माइनस किया, ये माइनस किया, ये कट्टम कुट्टम और ये x की वैल्यू कितना आ जाएगा, x की वैल्यू अपने पास आ जाएगा 22.46 आंसर। अब x की वैल्यू कहीं पुट कर लो, y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तगड़ा सवाल था वैसे पूरा, है ना, तो आंसर हो गया यही, बाकी आप चेक कर लो। अब आप यहाँ पे ये 2.46 आ गया और अगर आप मॉलिक्यूलर मास अब देखोगे तो अब आपके पास एटॉमिक मासेस भी सबके निकल आएंगे। तो यही था सवाल। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा था कंसंट्रेटेड H2SO4 द मोलैरिटी, ये आपका सेम सवाल है तो आप इसको घर पे सॉल्व करो। इसको कैसे सॉल्व करोगे, 49% H2SO4 वेट बाई वेट डेंसिटी मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है सीधे सीधे, तो निकालो भाई। 49 ग्राम H2SO4 है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन में, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, 100 ग्राम 1000 मैंने लिख दिया है, तो डेंसिटी आपको 1.80 गिवन है और मास नहीं पता है, मास पता है 1000 ग्राम और ये वॉल्यूम नहीं पता। वॉल्यूम आप यहाँ से निकाल लोगे सीधे सीधे, फिर से वही कहानी करना है, वॉल्यूम आपने निकाला यहाँ पे, उसके बाद मोलैरिटी आप लिख लोगे, क्या होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपने यहाँ पे निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 1.80। ठीक है, ये लगभग आ गया 55.55, तो वो आपके पास वॉल्यूम आ गया लेकिन ml में है, लेकिन हमें चाहिए किस में, लीटर में चाहिए, डिवाइड बाई 1000 लीटर कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई 55.5, तो ये डिवाइड करने पे भी आ जाएगा 9 मोलर के आसपास आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। तो सरल सवाल है, इधर आपको कुछ ज़्यादा दिमाग पे लोड नहीं देना था। द राइजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट इतना, द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये रिपीटेड हो गया, ये सवाल रिपीटेड हो गया, हमने कर लिया है। ठीक है, ये रिपीटेड हो गया और वांट ऑफ फैक्टर आपको बोला है, तो BaNO3 ट्वाइस, तो इसके लिए हम निकालेंगे तो Ba2+ और ये क्या हो जाएगा NO3-, इसको ऐसे लिख लो, तो वांट ऑफ फैक्टर अल्फा इक्वल टू I-1/n-1, तो वांट ऑफ फैक्टर आपको गिवन था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना था 2.74 -1 और ये क्या हो जाएगा 3 - 1, तो ये आ जाएगा 0.87 और मल्टीप्लाइड बाई 100 कर लोगे तो इसी को 87% लिखेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्या, सॉल्यूशन चैप्टर। कुछ भी डाउट रहा कमेंट करके बोल देना, मैं आपको समझा दूंगा। बाकी आपके लिए हम कुछ अलग प्लानिंग सोच रहे हैं, आपको पहले बता देते हैं। देखो एक काम करते हैं हम, आप मेंटरशिप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सएप ग्रुप का, है ना, पहले उसको ज्वाइन करना, फिर पर्सनली मैसेज करना, तो हम QR भेज देंगे, उस पर आप 99 रुपीज़ पेमेंट कर देना, हम ज्वाइन कर देंगे, फ्री टेस्ट वगैरह मिल जाएगा आपको सब। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।